समाचार कैरी के पाठक और दर्शकों को फिर एक बार नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम पर आज चंडीगढ़ समाचार कैरी कार्यालय में सुबह से ही हम दिग्गजों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि यह स्थिति हुई तो हुई कैसे, जीते तो जीते कैसे, हारे तो हार हुई कैसे। इस लोकतंत्र में हर उस मतदाता का यह अधिकार है कि वह जाने, हार के कारण भी जाने और जीत के कारण भी जाने, ताकि भविष्य में होने वाले चुनाव और भविष्य में वो फैसला ले सकें। मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि वो हर उस पॉइंट को जनता को दिखाए, हर उस मुद्दे पर चर्चा करे जिससे आम जनजीवन, आम व्यक्ति का जनजीवन प्रभावित होता है। आज इस पैनल में हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व आईजी श्री ईश्वर सिंह दोहन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे छोटे भाई आदरणीय राजेश मलकानिया जी, आपका अभिनंदन, स्वागत जी। पंचकुला और चंडीगढ़ से बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी, शिक्षाविद बहन प्रियंका पुनिया, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत जी। नीलम त्रिखा जी हैं, साहित्यिक संपादक समाचार कैरी। संजय जी हैं, जो पत्रकारिता में एक ऐसा नाम है, निसंदेह ही संजय जी ने पत्रकारिता में एक आदर्श पेश किया है, जो कि दिल्ली से लेकर 5 राज्यों में इनकी चर्चा हमेशा होती है। आदरणीय उषा जी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जो कैमरे से बाहर हैं, युवा पत्रकार हिमांशु जी, और साथी जो कैमरामैन हैं, जो एडिटिंग कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बात करते हैं 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम पर। दोन साहब, सबसे पहला सवाल, भाजपा 400 पार का नारा हवा हवाई क्यों? देखिए, ये जो लोकतंत्र की जो इलेक्शन शुरू हुए हैं, ये 1935 से शुरू हुए हैं। उससे पहले भी 1920 से शुरुआत हो गई थी जी, लेकिन जो अधिकार मिले हैं हमें 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके अंदर अधिकार मिले हैं। और मैं जब पंजाब के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ तो उस समय में रूरल और अर्बन डिवाइड था। और ख़ास तौर पे जो हरियाणा की बात मैं करना चाहूँगा कि जो हरियाणा में जो ये इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन रूरल और अर्बन डिवाइड हो गया। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक कारण है, पिछले 3-4 साल से जो किसानों के लगातार आंदोलन चले हैं, और जो किसानों के पॉइंट्स हैं कि हमें एमएसपी नहीं मिली जबकि हमें प्रॉमिस किया गया था, और जो एक कमेटी बनाने का एक आश्वासन दिया था, वो कमेटी भी नहीं बैठी है, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी वो नहीं लगाई गई है। हालांकि आपका मेन मुद्दा ये किसानों की अवहेलना कर किसानों के हक की बात ना सुनकर भाजपा ने 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। जी, आपका स्वागत सर। अब आगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी, भाजपा का मैनिफेस्टो की हर बात पूरी करने के बाद 370 धारा हटाना, राम मंदिर जो कि कल्पना से बाहर है, वो न जाने सभी मुद्दों को पार करने के बाद, और विदेशों में धरती पर भारत का परचम लहराने न जाने कितने कारणों के बावजूद भी हम आज 400 पार का आंकड़ा जो कि पिछले समय चल रहा है नहीं पार कर पाए। कारण देखिए, सबसे बड़ी तो लोकतंत्र में जो जनता है उसका कोई मुकाबला नहीं। वो एक सबसे बड़ा जो है एक अपना मैंडेट देता है। वो उसने दिखा दिया कि भी किसी की मोनोपोली यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है, उसने बता दिया कि जनता जनार्दन जो है सर्वोपरि है, जो वो चाहती है वो करना है। और आप 400 की बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो 300 भी नहीं पहुंच रहा अभी। अगर भाजपा 400 पार का नारा ना देती, हरियाणा का वो एक उदाहरण आपके सामने 75 पार था तो 40 पे पहुंचे थे, अगर ये 400 पार का नारा ना होता तो ये 250 भी रुक सकता था। जी, बहुत अच्छा। प्रियंका जी, 10 साल से हरियाणा में धाकड़ सरकार, क्या कहना आपका? देखिए, 10 साल का समय जो है काफ़ी एक लंबा अंतराल होता है, और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सरकार की नाकामयाबी रही है, ऐसे नहीं है, काम भी हुए हैं, परंतु कहीं न कहीं एक मूल रूप से जो ग्रामीण परिवेश की हम देखें, जो समस्याएँ रही हैं और जिस तरह का सरकार का रवैया रहा है उन समस्याओं के प्रति, चाहे वो आप सरपंच कह लें, चाहे किसान वर्ग कह लें, चाहे मज़दूरी जो है मनरेगा की वो कह लें, या फिर आप जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, वो उनका देख लें,
तो कहीं न कहीं जो जिस तरह से सरकार के प्रति आक्रोश हुआ और जिस तरह से उसका दमन किया गया, जो रवैया अपनाया गया, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लोगों के मन में थोड़ा रोष था, ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो है बीजेपी के प्रति जनता में रोष था और मुझे लगता है कि ये जो हरियाणा के परिणाम है, ये जनता वर्सेस बीजेपी है। जी, बहुत अच्छा। आपने अभी एक शब्द बोला दमन, तो दमन किस विषय में कहा आपने? दमन एक स्ट्रेटजी होती है सरकार की, क्योंकि जब हम सरकार की तरफ देखते हैं, सरकार का कर्तव्य होता है कि हर वर्ग को जो है वो जनता उनके लिए है, जनता ने उन्हें चुना है, तो एक सिस्टमेटिक वे से शायद वो नीतियाँ, अगर उन्होंने कोई स्कीम भी लेके आए तो उसे बहुत अच्छे से जनता को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि नारी शक्ति वंदन, अगर आप सही समझे तो बड़े ज़ोर-शोर से इसका हुआ था और अभी हमने देखा टिकट आवंटन में कितना उसे इम्प्लीमेंट किया, तो जनता देख रही होती है। और दूसरा, मीडिया ने भी मुझे लगता है कहीं न कहीं लुटिया डुबो दी, क्योंकि मीडिया ने बहुत बढ़-चढ़ कर जो एक पार्शियलिटी की, शायद जनता में उसका एक इफ़ेक्ट जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो कहीं न कहीं 400 पार नहीं करने में आप मीडिया का भी अहम बात मानते हो? बिल्कुल, 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 जी, क्योंकि ये एक नया कंटेंट हमारे मैं सामने बहुत है। बड़ा हाथ मानती हूँ मीडिया का, जिस तरह हर चैनल पे एक ही सरकार की क्योंकि मीडिया देखो चौथा स्तंभ है। आपका कार्य है कि आप एक्चुअल बात जो है रखें। सिर्फ़ एक ही सरकार को अगर आप बढ़ा-चढ़ा के विज्ञापन के तौर पे अपना चैनल चलाएँगे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आम जनता को इससे खिंच होती है। मेरा अपना ये मानना इसलिए है। आपने मीडिया की बात उठाई है, तो हम भी कहीं न कहीं एक मीडिया का एक अहम जी। भाग है। अब लाइव कार्यक्रम चलना, अब सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, क्या समाचार कैरी मीडिया समूह को भी आप इस आगे कारण मानते हैं? नहीं, मैं समाचार क्यारी समूह को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह ग्राउंड लेवल पे जाके आपने गाँव में जाके, क्योंकि आपका चैनल मैं देखती रहती हूँ, तो आपने बहुत ग्राउंड पे जाके आपने जो रिपोर्टिंग की है और उससे कहीं न कहीं रुख पता भी चल रहा था। पर जिस तरह का आपने देखा कि 3 तारीख को जिस तरह से एग्ज़िट पोल आया, वो कहीं न कहीं वो बायस था। जिस तरह से एक हमारे चुनाव आयोग ने कहा कि उनकी लर्निंग हुई कि गर्मी होती है और इस समय नहीं, वो बहुत फ़नी लर्निंग हुई है। तो एक फ़नी लर्निंग जनता के लिए भी है कि टीवी सब कुछ सच नहीं बता रहा है, आज ये प्रूव हो गया, इट्स अ टेस्टामेंट। तो ये गलत है, आत्ममंथन की ज़रूरत मीडिया को। समाचार कैरी ने भी अपना एग्जिट पोल दिखाया था, उसके जी, बारे जी। में क्या कहेंगे आप? समाचार क्यारी, क्योंकि आप इतनी गर्मी में आप बिल्कुल ग्राउंड पे गए, तो आपका जो पोल था वो कहीं न कहीं एक रियलिस्टिक था। और जिस तरह से एजेंसीज़ को ही सिर्फ़ मान के एग्ज़िट पोल आया, वो बेहद गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, धन्यवाद, थैंक यू। अब मेरा सवाल संजय जी से है। संजय जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं और ग्राउंड से जुड़े, इनका जीवन ही ग्राउंड की रिपोर्टिंग में गया है। संजय जी, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, स्टेट आपकी 5 काम करते हैं, बट मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा हरियाणा स्टेट के रोहतक लोकसभा की। क्यों करूँगा? 40 साल से रोहतक लोकसभा एक परिवार की वसीयत थी, उसका राज था। भाजपा ने पिछली बार वह सीट जीती थी, लेकिन इस बार समाचार कैरी के एग्जिट पोल ने पहले ही बताया था कि वहां से दीपेंद्र हुड्डा की एक सम्मानित जीत होगी और निसंदेही वह सच साबित हुई है। आप रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र की जीत के कारण बताएंगे और 19 में हार के कारण बताएंगे दर्शकों को। जी, धन्यवाद राजेश जी मुझे अवसर देने के लिए। और सीधे आपने रोहतक का मुझसे प्रश्न पूछा है, तो रोहतक के बारे में बता दूं कि रोहतक मेरी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। रोहतक में परिस्थितियां भिन्न रही, पूरे देश के अलहदा मैं बात करूं तो रोहतक में परिस्थितियां बहुत भिन्न रही। रोहतक एक ऐसी सथली रहा पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां पर सरकार की मनमानी को या किसी भी सत्ता पर बैठे उस व्यक्ति की तानाशाही को रोहतक की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया। चाहे इतिहास की बात करें, चौधरी देवीलाल जो उप प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, एक समय ऐसा था कि चौधरी देवीलाल के कुछ निर्णयों से जब रोहतक की जनता सहमत नहीं हुई तो उनको भी कुर्सी से उतारने का काम किया। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वो वहां से सांसद बने। एक दौर ऐसा आया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कुछ निर्णयों से रोहतक की जनता सहमत नहीं हुई, उन्होंने कैप्टन इंदर सिंह को वहां से संसद में भेजने का काम किया। यही बात चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर लागू होती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो संसद में उनका जो कार्यकाल रहा, उनको अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया। संसद में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला जो हरियाणा से सांसद था वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा था। सबसे ज्यादा हाजिरी की बात अगर करें तो वो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। लेकिन
पिछले चुनाव की अगर आप बात करें 2019 के चुनाव पर मैं जाना चाहूं राजेश जी, उस दौरान परिस्थितियां बदल चुकी थी। हरियाणा प्रदेश एक ऐसी आग में झुलसा था जिसने हरियाणा प्रदेश की सैकड़ों हजारों साल पुरानी उस कल्चर, उस सभ्यता और उस स्ट्रेटजी को प्रभावित किया था। वो एक ऐसा दौर था जिसमें आम आदमी ये तय नहीं कर पा रहा था कि इंसानियत, मानवता या जाति धर्म बड़ा है। एक ऐसा दौर था, उस दौर में एक ऐसी आंधी आई कि लोगों को ये लगा कि अपनी जाति का व्यक्ति हमें ज़्यादा सुरक्षित कर सकता है, हमारे स्वार्थों को, हमारे सपनों को अपनी जाति का व्यक्ति पूरा कर सकता है। और वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक चूक कर गए। 2016 के बाद जो हरियाणा में परिस्थितियां पैदा हुई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये लगा कि केवल भाजपा से आपका मुकाबला है, केवल मोदी वेव से आपको टकराना है। यहां वो चूक क्या कर गए थे कि वो एक वर्ग विशेष को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगाए गए। वो भी दीपेंद्र हुड्डा के विपक्ष की एक साजिश थी कि दीपेंद्र हुड्डा की छवि को, भूपेंद्र हुड्डा की छवि को ऐसा बना दिया जाए कि ये वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं और इसी तरह से दीपेंद्र हुड्डा को घेरा जा सकता है। और विपक्ष उसमें कामयाब हुआ, दीपेंद्र हुड्डा को हार मिली। 2019 के चुनाव परिणाम आपका कहना यह है कि 2019 में जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार हुई थी, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो प्लानिंग थी एक विशेष जाति को आगे लेकर, उसके लिए जो 10 साल का उनका कार्यकाल था, जो आरोप लगाए गए थे, वो जनता में इफेक्ट डाल गए। और 35-1 का नारा जो भाजपा के द्वारा या जनता के द्वारा बढ़ाया गया, उस 35-1 के नारे के कारण ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे हैं। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा राजेश जी, 2017 में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये निर्णय नहीं कर पाए कि उनको कांग्रेस पार्टी में रहना है या अलग दल बनाना है। 2017 में रोहतक में उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन बुलाया कांग्रेस पार्टी का, और उन्होंने मंच के माध्यम से ये कहा कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही। सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद जैसे ही राहुल गांधी ने कमान संभाली युवाओं को लेकर के और पार्टी के कल्चर को बदलने के लिए, राहुल गांधी के कुछ ऐसे फैसले थे जो हुड्डा साहब को रास नहीं आए। उसके बाद G20 की बात करें, जो जम्मू में सम्मेलन हुआ जिसमें हुड्डा साहब ने अपनी पावर दिखाने का, या प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाने का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रयास किया, उसके बाद पंजाब में घटना घटती है, पंजाब के मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया जाता है, प्रेशर पॉलिटिक्स वहां फेल हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर के 2019 के बाद मेहनत की, लोगों से आउटपुट लिया और लोगों से मिले, और उसका परिणाम ये रहा कि उन्होंने एक जो सोशल जो सामंजस्य होता है, सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। अपनी टीम उन्होंने उदय भानपुनिया के रूप में, वरुण चौधरी के रूप में, या अपना जो राव चिरंजीवी है, जगदीश यादव है, अपने कुलदीप वत्स हैं, इस तरह के लोगों को उन्होंने महत्व देना शुरू किया और आगे की विधानसभा की रणनीति बनाई, जिसका परिणाम ये है कि हरियाणा में जो 35-1 की बात थी, जो टिकट वितरण किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, महेंद्रगढ़ भिवानी से राव दान सिंह को टिकट दिया, गुड़गांव से राज बब्बर को टिकट दिया, सोनीपत से पंडित जो अपने ब्रह्मचारी जी आश्रम वाले, उनको टिकट दिया। इस तरह से उन्होंने हरियाणा में फिर से ये संदेश दिया कि सभी जातियों को साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति ही सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकता है, जिसका परिणाम ये हुआ कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव में सर्वमान्य हो गए। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा सतीश जी, आपका जो आकलन है निसंदेह एक प्रेरणा देगा, और पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं राजनीति में, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगा। किसी भी एक जाति से सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। जिन जिन लोगों ने ये प्रयोग किए हैं, अपने जीवनों में अनुभव किए हैं, उन्होंने मात खाई है, हार पाई है। इतिहास गवाह है, चौधरी बसनलाल ने भी ऐसा प्रयोग किया था, बिल्कुल, देवीलाल जी ने भी ऐसा प्रयोग किया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिंह जी ने भी ऐसा प्रयोग किया था। उन्होंने फिर से सभी जातियों को साथ लेकर चले हैं, और जो लोग, जो पार्टी सभी जातियों को साथ लेकर चली है, निसंदेह उन्होंने राज किया है और जीत पाई है। रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भारी सम्मानित जीत का यही एकमात्र कारण है, जिससे कि इस लोकसभा में हरियाणा का नक्शा ही बदल गया। आने वाली विधानसभा चुनाव ही नए नक्शे पर और नई सरकार को जन्म देने के लिए ये संकेत दिए जा रहे हैं। अब मेरा सवाल वरिष्ठ पत्रकार राजेश बलकानिया जी से है। राजेश जी, क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम हरियाणा में जो बहुत जल्द, मात्र 130 दिन के बाद चुनाव संभावित है, संभावित कन्फर्म है, उसका इफेक्ट होगा लोकसभा चुनाव परिणाम का विधानसभा चुनाव में असर होगा क्या?
देखिए, पहले दिन से ही हरियाणा में कहा जाता है कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जी, जी। पाने के लिए बहुत कुछ है। जी 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 और कांग्रेस ने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक साबित कर दिया कि मैं कांग्रेस में यहाँ पे बॉस हूँ, जी जी और मेरे हिसाब से अगर टिकटें बंटेंगी, मेरे हिसाब से अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो मैं जीत सकता हूँ। और उन्होंने साबित कर दिया। इतना बड़ा जो एक कहा जा रहा था, शुरू से कह रहे थे 3 सीटें जो है कांग्रेस जीत पाएगी, लेकिन 5 सीटें। और सबसे बड़ा मैं एक बार आपको हरियाणा का बता दूं कि जो हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, 2,66,000 वोटों से सर्वाधिक जो उनकी जीत यहाँ से हुई है। और दूसरे नंबर पे जो है कुमारी शैलजा का है, 2,60,000 वोटों से जीत रही हैं। और फिर मनोहर लाल खट्टर हैं जो जिनके मुकाबले एक युवा नेता को उतारा गया दिव्यांशु, वो 2,10,000 वोटों से जीत रहे हैं। कौन सी थे? मनोहर लाल जीत रहे हैं। अम्बाला सीट पे जो है 36,102 वोटों से वरुण चौधरी जीत रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से जो है रावदान सिंह हार रहे हैं, वहाँ से धर्मवीर सिंह 39,000 वोटों से जीत रहे हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर वो 1,65,000 वोटों से जीत रहे हैं। देखिए, गुड़गांव में बड़ा वो रहा, 40,000 की ज्यादा राज बब्बर ने कुछ भी नहीं लीड बना रखी थी, लेकिन वहाँ मतलब गुड़गांव जब कहते थे कि राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ है, यहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी यहाँ आने वाले समय की विधानसभा, लेकिन वहाँ पे जो है बड़ा उलटफेर गुड़गांव में इस बार देखने को मिलेगा। वहाँ पे राव इंद्रजीत सिंह इस समय 60,000 वोटों से आगे हैं। और हिसार कुलदीप बिश्नोई को लाए, सारे समीकरण बनाने के बावजूद जो है रणजीत चौटाला को स्ट्रेटजी के साथ उतारा गया था कि भी परिवार के वोट जो है बढ़ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने 24,000 की लीड मांगा। अब मैं पीछे बोलना पड़ेगा। जी। टीम समाचार कह रही हिसार 2 दिन रुक के आया, स्टे किया है। हम गांव गए, शहर सर गए। हमने उसी दिन वहां पर अपने लाइव चैनल में बोल दिया था कि यहाँ से कांग्रेस की जीत होगी। जी जी जी। ये भी जो एग्जिट पोल समाचार कह रही का आदमपुर में कांग्रेस जीत रही है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत भारी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। हरियाणा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये जो लोकसभा चुनाव के परिणाम है, ये छोटी मोटी बात नहीं, एक आगाज है तूफान का। जी जी। तो मतलब ये डिसाइडेड है कि हरियाणा में जो है अगर नायब सैनी कुछ बड़ा कर पाए इन 130 दिनों में तो सत्ता वापसी की तरफ सोच सकते हैं, वरना ये आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये बताएं कि आज भी हरियाणा में सुपर सीएम कौन है? मनोहर लाल है। तो लोग क्या बोलते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बदलना, शराब वही बोतल नहीं शराब। तो मनोहर लाल जी आज भी सुपर सीएम है। मनोहर लाल ने कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। उसने अपने तरीके से शासन को चलाया। जो ये ऑनलाइन पॉलिसीज जो लाए गए कि हर चीज ऑनलाइन कर दो, इससे जो आम मतदाता था, जो निचले तबका था, वो बहुत परेशान रहा। किसी की पेंशन कट गई, किसी की विधवा पेंशन लग रही, किसी का राशन कार्ड कट गए। आम आदमी जो गरीब तबका है, उसे वोटर को ऑनलाइन करना नहीं था। वो किसी साइबर कैफे जाता है, उसका 100 रुपया लगता है, 50 रुपया लगता है। तो ये सबसे बड़ी जो कारण है। मनोहर लाल ने अभी तो परिणाम आने बाकी थे, वो सरकार में थे, उसके बावजूद वो अधिकारियों को उनको दिख रहा था कि हरियाणा में जो है अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए पहले ही उन्होंने अधिकारियों को लताड़ना, डराना, जो पहले की पॉलिसियां थी, इसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और अगर अब भी रवैया चेंज नहीं हुआ तो ये जो 75 पार कहने की जो पहले का ना था, वो कहीं उल्ट कांग्रेस की तरफ ना हो जाए। जी जी, बहुत अच्छा जी। और मैं बिल्कुल प्रियंका पुनिया जी आपसे सवाल करना चाहूँगी कि देश की आधी आबादी महिला शक्ति है, तो क्या कहीं ना कहीं जो महिलाओं की अनदेखी है, ये भी चुनाव परिणाम जो उस पर कोई इसका असर हुआ है? जी हाँ, लास्ट कांग्रेस के होने के बाद मैंने अपने फेसबुक मीडिया पे मैंने लिखा था कि हरियाणा में 2 जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने ही 10 में से सिर्फ एक सीट जो है महिलाओं को दी है। एंड आई विश के मेरी बड़ी इच्छा थी कि दोनों महिलाएं ही जीते, ताकि हमारी भागीदारी हरियाणा की तरफ से महिलाओं की जो है वो पार्लियामेंट में हो। तो नतीजे जो भी रहेंगे, बट मुझे इस बात का बेहद दुख है। और जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की गई थी, तो महिलाओं को मुझे लगता है कि जो दोनों ही पार्टी में जो महिलाएं जो कैंडिडेट थी, वो कहीं ना कहीं खुद को छला हुआ पाती हैं। क्योंकि बीजेपी अगर रिसेंटली ही बहुत थोड़े दिन पहले की तो बात है, जब वो इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रही थी, और उसके बावजूद 3 सीटें कहाँ हैं जो महिलाओं के हक की थी, वो उन्हें नहीं मिली। तो इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को तो ये मैसेज जाता ही है कि सिर्फ बातें ही हैं,
एक कमजोर वर्ग की तरह उन्हें यूज तो नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक इमोशनल और ड्रामा, कहीं सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हाँ चिन्ह हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी खिलाड़ी बीइंग अ है विमेन, जैसे। हाँ बिल्कुल, जी। खिलाड़ियों का जो महिला खिलाड़ी हैं वो तो खैर मुद्दे जो है सबको ही दिख रहे हैं। देखिए एक छोटी सी बात है, कोई भी माँ या जो बेटी को लेके सुबह 4 बजे ग्राउंड में चले जाते हैं और फिर इस तरह की जब घटनाएं होती हैं जैसे कि हमें देखने को मिली, तो उससे ग्राउंड लेवल पे जो खिलाड़ियां हैं, खासकर जो महिला खिलाड़ियां हैं, जी। उनके फ्यूचर पे उनके पेरेंट्स की जो टेंशन बढ़ी है, ये तो अपने आप में बहुत गलत था। हरियाणा में जो है खिलाड़ी उत्पन्न सबसे ज्यादा हरियाणा मेडल करता सबसे ज्यादा है। मेडल है। हाँ, तो मेडल आते हैं, बट और इसमें ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स अपनी बेटियों को खेल में आगे लेके आए, और ये इतना आसान नहीं होता, हर तरह की जो है बाधाएं इसमें आती हैं। बावजूद उसके हरियाणा के लोग इस बात में अग्रसर हैं कि वो बेटियों को खेलों में अवसर दें। बिल्कुल। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सरकार क्या के फ्यूचर लिए। अगर ये होगा तो फिर ये बहुत ही गलत था, ये बहुत ही गलत था। और इसका जरूर प्रभाव जो महिलाओं को ये बात सोचना होगा कि कोई आपका सच में ही भला कर रहा है, आपको 33% तक लेके आ रहा है, या सिर्फ बातें हैं। हाँ, तो ये सोचना होगा, मुझे लगता है बहुत महिलाओं अच्छा। को सोचना चाहिए। जी, अगला सवाल आईजी साहब से। आईजी साहब, जी टोल टैक्स फ्री चलते रहे, जी 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। जी 8 दिन तक हरियाणा में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। जी 1.5 साल तक दिल्ली बंदी रही। जी भाजपा के कार्यकर्ताओं को या एमएलए विधायक को गांव में घुसने दिया जाता नहीं है। जी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना दिया जाता नहीं है। इसके बावजूद 10 साल से हरियाणा में धाकड़ सरकार चल रही है। मोदी जी का कहना है, आपके क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, धाकड़ सरकार है। और मैं भी फीडबैक देता रहा हर जगह जहाँ सर। भी मुझे मौका मिला। रूरल जो है वो पेनिट्रेशन ये पार्टी नहीं कर पाई। इनकी जो शाखाएं हैं वो भी सीमित हैं अर्बन के साथ में। तो रूरल हमारी पहले तो 90% पॉपुलेशन होती थी, अब 70% पॉपुलेशन है, क्योंकि गांव में रोज़गार बचे नहीं हैं तो लोग शहरों की तरफ पलायन हो रहे हैं। और गांव में ज़मीन जो है वो बंट गई है। अब इस तरह की एजुकेशन नहीं है कि वो आईएएस आईपीएस या सीनियर पोस्टों पे आ सके। तो उनके लिए जो एवेन्यूज़ खुले थे आर्मी में जाने के लिए, वो सुबह 4 बजे उठ के अपनी मेहनत करते थे। लेकिन अचानक अग्निपथ एक स्कीम आई। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत गलत स्कीम है, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है ताकि हमारी जो फोर्स है वो यंग रहे और उसमें क्वालिटी भी मेंटेन करें, क्योंकि 25% ये रखना है, 75% बाहर आ जाएंगे। तो एक तो उन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, और बच्चे के पास जो एक ऑप्शन थी देश सेवा करने की, उस ऑप्शन को अब नंबर 2 ऑप्शन रख रहे हैं। अभी जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई, उस रिक्रूटमेंट में जहां 10 लाख लोग अप्लाई करते थे, बच्चे अप्लाई करते थे, अब वो घट के 1/4 हो गई है। और ये 4 साल के बाद 4 साल के बाद बच्चे आएंगे, इनको 5,02,000 रुपये सरकार देगी, 5,02,000 रुपये जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन होगा। 30,000 रुपये से चालू करके इनकी 40,000 रुपये तक की तनख्वाह होगी। तो ये स्कीम जो है, ये रूरल में ये स्कीम को अच्छे ढंग से नहीं लिया गया। और ख़ास तौर पे जो हरियाणा और पंजाब का इलाका है, ये शुरुआत से ही ब्रिटिश टाइम से ही 50% से ज़्यादा सैनिक देता था, और हरियाणा की पॉपुलेशन 2% है, हम लोग 10-11% आर्मी में जो है वो देते हैं, रिक्रूटमेंट देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा अग्निपथ स्कीम का, और मैं समझता हूँ कि सरकार को इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। और एजुकेशन अगर बराबर कर दें फिर कोई इशू नहीं है, फिर कोई, अब क्योंकि एक रूरल बच्चों के लिए आपको जो ये क्लास 3 पोस्ट्स हैं, वही उस पोस्ट के लिए वो कोशिश करता है। निसंदेह आईजी साहब ने बहुत अच्छा आकलन किया है कि भाजपा के 10 साल के अंदर और स्टेट में होने के बावजूद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, गांव और शहरों में जो चेंज है, जो परिवर्तन है, शिक्षा का बहुत बड़ा परिवर्तन। गांव में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है, स्वास्थ्य का स्तर भी गांव में बहुत ज़्यादा डाउन है और शहरों में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और
अग्निपथ जो भर्ती की गई, अक्सर गाँव के बच्चे सेना में भर्ती होते हैं और वो लोग अपने आप जीवन को अच्छा मानते हैं। जो अग्निपथ योजना भाजपा सरकार ने लागू की है, गाँव में इसका विरोध है, इसके प्रति अच्छी कोई धारणा नहीं है और कई कारण हुए हैं जिससे कि 10 साल का जो हरियाणा का भाजपा का कार्यकाल है इससे लोग ऊब गए हैं। इसलिए इसको धाकड़ सरकार ना कह के एक कमज़ोर और विचारहीन गलत फैसले लेकर आज जो 5 साल पहले हरियाणा में क्लीन स्वीप 10 में से 10 सीट ली थी, आज 5 सीट पर भी रेंग कर चल रही है, या कहें कि 7 सीट हारने वाली है। तो आज समाचार कैरी में आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत सम्मान। आपने सभी मुद्दों पर खुल के चर्चा की, अपने विचार रखे, जिससे समाचार कैरी पाठक और दर्शक ले जाने को लाभान्वित होंगे। आने वाले भविष्य के लिए अपनी वोट का अच्छा उपयोग करेंगे। आने वाले भविष्य हरियाणा का क्या भविष्य है और 18वीं लोकसभा के परिणामों पर चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।